हेलो गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज सौम्या एंड वेलकम टू सीवीडी विद सुपरग्राड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं उन कुछ छोटी छोटी टिप्स के बारे में जिससे कि आप अपनी आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकते हो। जी हाँ, एक अच्छा आंसर सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा स्कोर करने के लिए। और ये आंसर बस यूं ही नहीं लिख दिया जाता, यू शुड नो दैट हाउ यू हैव टू प्ले विद वर्ड्स। ठीक है, और इसी के बारे में कुछ जनरल टिप्स अक्सर करके जो हम भूल जाते हैं, जो गलतियां हम कर देते हैं, उनके बारे में ही आज का ये सेशन होने वाला है। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम एंड बिगिन विथ टिप्स फॉर आंसर राइटिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो भाई सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जी हाँ, 15 मिनट वो जो सिर्फ आपके हैं, आपके और आपके क्वेश्चन पेपर के बीच में। ठीक है, ये 15 मिनट में आप बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का, साथ ही साथ इसको समझने का, एनालाइज करने का। नेक्स्ट 3 आवर्स की अपनी स्ट्रैटेजी प्रिपेयर कैसे करनी है वो आप इन्हीं 15 मिनट में डिसाइड करोगे कि मतलब आगे आपको क्या सारी चीजें करनी है। ठीक है, जैसे कि ये जो 15 मिनट है इनका यूटिलाइजेशन आपको किस तरीके से करना है। देखो, सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन पेपर को एक स्कैनिंग दो। ठीक है, आप स्कैन करो क्वेश्चन पेपर को, मतलब स्कैन, एक्चुअल स्कैन नहीं भाई, आंखों से स्कैन करो और ये समझो कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। ठीक है, इतना आइडेंटिफाई आपने कर लिया। इसके बाद में आपको पूरे क्वेश्चंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करना है। पहली कैटेगरी वो होगी उन क्वेश्चंस की जहां पे आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आपको इसका आंसर पता ही है। जी हाँ, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये वो होगी जहां पे यू आर लाइक काइंड ऑफ ओके ओके टाइप ऑफ, है ना, कॉन्फिडेंस जो है वो ओके ओके टाइप्स है कि भाई हाँ कुछ कुछ आता है मुझे इसके बारे में। ऐसा ही होता है ना, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है अरे ये तो मुझे पूरा आता है, ये तो मैंने बहुत अच्छे से कर रखा है। ये क्या हो गया? कैटेगरी 1 वाला क्वेश्चन हो गया। कैटेगरी 2 में किसको डालोगे? अच्छा ये क्वेश्चन, हाँ इसके बारे में पढ़ा तो था, थोड़ा थोड़ा जानकारी है इसके बारे में, तो वो जो थोड़ा थोड़ा वाला है ना वो आप रखोगे कैटेगरी 2 में। थर्ड कैटेगरी आपकी होगी उन क्वेश्चंस की जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, भाई यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, यार पढ़ा तो था, बहुत पहले पढ़ा था लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, गलती करने के चांसेस यहाँ पे 50% से ज्यादा हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप यहाँ पे कैटेगरी 3 में रखने वाले हो। तो इस तरीके से इन 15 मिनट में आप क्या करोगे? प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम करोगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्वेश्चंस को स्कैन करना है, उसके बाद में क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है। 3 कैटेगरी बनानी है। सबसे पहली उन क्वेश्चंस की जिनको आप सबसे पहले अपियर करोगे, दैट इज जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। नेक्स्ट कैटेगरी उन क्वेश्चंस की जहां पे कॉन्फिडेंस जो है वो ओके ओके टाइप से 70-80%, हाँ भाई कुछ आता है इसके बारे में लेकिन थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा कि इसको कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, है ना। और थर्ड जो है उन क्वेश्चंस की कैटेगरी है जिनके बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेकंड आपका काम क्या होगा? ठीक है, सो वंस दीज 15 मिनट्स आर डन, ठीक है, 15 मिनट्स ऑफ स्ट्रेटेजी आर कंप्लीटेड, फिर आप अपना क्वेश्चंस जो है वो लिखना शुरू करोगे। नाउ क्वेश्चंस का ऑर्डर क्या होगा, उनकी सीक्वेंसिंग क्या होगी, ये डिसाइड करना है। ठीक है, सो अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन दी राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर का मतलब क्या है कि क्वेश्चन पेपर में जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है? नहीं, हमने जो कैटेगराइजेशन किया है कि भाई हाँ, वो क्वेश्चंस जिनके बारे में हम सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, कैटेगरी 1 के क्वेश्चंस जो हैं उनको आपको पहले अपियर करना है, फिर आपको कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस को अपियर करना है, फिर आपको कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस को अपियर करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि भाई आपकी नंबरिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, नहीं तो स्यापा हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ, नंबरिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन है, नंबर क्या है क्वेश्चन का, ये आपको प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। साथ में एट द एंड जब आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, लास्ट में पेपर सबमिट करने से पहले आपको क्रॉस चेक करना है कि आपने सारे क्वेश्चंस में सही नंबरिंग की है या नहीं की है, कहीं आपने नंबरिंग छोड़ तो नहीं दी है। ठीक है, हो सकता है आपने इतना अच्छा आंसर लिखा है और प्रॉपर नंबरिंग ना होने की वजह से या नंबरिंग गलत करने की वजह से
प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, तो ये चीज तो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो प्रॉपर नंबरिंग भी करना है, साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द एग्जाम सबमिशन के पहले आपको उसे क्रॉस चेक भी करना है कि प्रॉपर नंबर्स डाले हैं या नहीं। बिलीव मी, ये छोटा सा पॉइंट है, हम सब लोगों को लगता है कि अरे यार नंबर लिखे हैं तो प्रॉपर लिखे ही होंगे ना। नहीं, कई बार आप देखोगे, आई थिंक कई लोग रिलेट भी कर सकते हैं। हम रीड कर रहे हैं, यार ये क्वेश्चन लिखना है, ये क्वेश्चन लिखना है, एंड आई एम वेरी श्योर मुझे ये क्वेश्चन लिखना है। लिखते लिखते मैंने नंबर भी डाल दिया, लेकिन बिल्कुल एंड में मेरा माइंड जो है वो चेंज हो गया कि यार ये नहीं, ये अपीयर कर लेते हैं, है ना। होता है, ऐसा होता है, कई लोगों के साथ में हुआ होगा, है ना। तो अक्सर करके एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स तो खैर पहली बार ही दे रहे हो अभी यहाँ पे 12th में, तो कई सारे एग्जाम छोटे मोटे जो होते हैं वहां पे ये चीज आपने देखी होगी। तो ये चीज को हमें अवॉइड करना है ना, इसी के लिए हम क्रॉस चेक करेंगे लास्ट में। थर्ड, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। भाई एक बार आपने अपना आंसर लिख लिया तो उन आंसर में, हर आंसर में एक कोर वर्ड होता है, एक की वर्ड होता है, ठीक है, जिसके बिना आप जितनी कहानी है लिखना है लिख लो, लेकिन वो क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट ही माना जाएगा। सो ये जो कोर वर्ड्स और की वर्ड्स होते हैं, जो किसी भी आंसर की जान होते हैं, है ना, उन्हें हाईलाइट करना, उनको अंडरलाइन करना या उनको बोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर हम चाहते हैं कि एग्जामिनर जो है उसकी नजर पड़े, ठीक है। तो उसका अटेंशन सीक करने के लिए हमें इन कोर वर्ड्स को, इन की वर्ड्स को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, या तो ये कोई डेट हो सकती है, या ये किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, ये किसी तरह की रेवोल्यूशन का या फिर किसी इवेंट का नाम हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो कोर वर्ड्स और कीवर्ड्स हैं जिनके बिना आंसर इनकम्प्लीट है, ठीक है, आंसर की जो जान है, उसके उन वर्ड्स को हाईलाइट करना, उनको बोल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज write to the point and precise answers. Do not just write everything you know. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आंसर शीट भरने के लिए कुछ भी लिखे जा रहे हो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल, ठीक है। वो आपका भी टाइम वेस्ट करेगा, वो एग्जामिनर का भी टाइम वेस्ट करेगा। एग्जामिनर को इनफैक्ट इरिटेशन होगा ये देख के कि आपने इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है, क्योंकि बच्चे आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो, लेकिन वो एग्जामिनर जो है वो ऐसी ना जाने कितने ही बच्चों की कॉपीज को चेक कर चुका है, ठीक है। सो ही वेरी वेल नोज कि आप ना कितना सोच सकते हो, कितना कर सकते हो, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि जब आपको आंसर क्वेश्चन, यू नो, किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं पता होती तो आप उसको खिचड़ पिचड़ करके लिख देते हो इस तरीके से, है ना, काइंड ऑफ। तो वो समझ जाता है ये चीज, उसको पता है कि जब आपको क्लैरिटी नहीं है ना, स्पेलिंग नहीं आती है, तो आप कुछ भी वर्ड्स को इस तरह का मिक्स करके ऐसे कर दोगे। तो उसको ये बहुत अच्छे से पता है, इसलिए अवॉइड डूइंग दैट, ठीक है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि आपने भर भर के अगर पैराग्राफ लिखे हैं ना, मतलब आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। अवॉइड डूइंग दैट। उसको बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप इतना सारा लिख रहे हो तो आंसर इतना बड़ा नहीं है। वो जानता है कि सिर्फ आपको ये टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है, इसीलिए अपना इंप्रेशन अच्छा बनाने के लिए आप इतना सारा लिख रहे हो, ठीक है। तो जो एग्जामिनर है बच्चे, ये मान के चलो कि आप एग्जाम पहली बार दे रहे हो, लेकिन वो ऐसे ना जाने कितने ही बच्चों की कॉपीज चेक कर चुका है, आप जैसे कितने ही स्टूडेंट्स के साथ डील कर चुका है। सो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ एग्जामिनर। ओके, तो यहाँ पे आपको बहुत ही टू द पॉइंट लिखना है, प्रिसाइज आंसर लिखना है, वर्ड लिमिट पे स्टिक होकर लिखना है, ठीक है। अब वर्ड लिमिट क्या होती है, वहां पे आपको क्लियर इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आपको 1 सेंटेंस में आंसर करना है, आपको 50 वर्ड्स में आंसर करना है, आपको 120 वर्ड्स में आंसर करना है। क्लियर वर्ड लिमिट दी हुई होती है, ठीक है। तो वहां पे अकॉर्डिंग टू दी वर्ड लिमिट ही आपको लिखना है। यूजुअली अगर हम कभी नहीं समझ पाए कि भाई आखिर हम क्या लिखें क्या नहीं लिखें, तो यूजुअली ये होता है कि 1 मार्क के क्वेश्चन में एटलीस्ट 15 वर्ड्स आपको लिखने हैं, 15 से 20 के बीच में आप वर्ड्स जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। वैसे इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, लेकिन जनरली आप लोगों को लगता है ना अगर नहीं लिखा तो क्या करेंगे, ऐसा है वैसा है, तो इस चीज को समझ के चलो। जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके लिए एटलीस्ट आपको 15 वर्ड्स लिखने हैं, 15 से अधिकतर ये 15 से 20 के बीच में हो सकते हैं, ठीक है। चलो, so first thing that you have to do is stick to the word limit.
अवॉइड दी लॉन्ग आंसर्स, लंबे लंबे आंसर्स जो है वो नहीं लिखने हैं, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। हम ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि हमें पेनलाइज किया जाए क्योंकि हमने अपना पूरा ज्ञान जो है वो उस पेपर में लिख दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे इन चीजों को अवॉइड करना है। दूसरी चीज, क्वेश्चन का जो आंसर लिखोगे उसकी प्रेजेंटेशन कैसी है ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। अच्छा एक चीज बताओ, जब आप कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे तो आप प्रॉपर ध्यान रखते हो कि भाई मेरी क्लोथिंग एकदम फॉर्मल होनी चाहिए, मेरे क्लोथ्स आयरन किए हुए होने चाहिए, मेरे शूज जो है वो पॉलिश किए हुए होने चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखते हो, माई हेयर शुड बी लाइक प्रॉपरली डन, है ना। तो इन चीजों का ध्यान क्यों रखते हो? क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट जाना चाहिए कि भाई अगर ये इंसान खुद को नहीं संभाल सकता तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ही संभालेगा। ये चीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना, तो हम अपने आप को एक अच्छे प्रेजेंटेबल मैनर में दिखाते हैं सामने वाले को। क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका इमेज क्रिएट कर रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे होती है, आपको अपने आंसर्स की प्रेजेंटेशन बहुत क्लियर रखनी है। अब क्लियर प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है भाई? एकदम क्या आपको कैलीग्राफी करनी है वहां पे? नहीं, आप सिंपल लैंग्वेज लिखो, ठीक है, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। कईयों की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो अब क्या हैंडराइटिंग कंपटीशन नहीं है ये? हैंडराइटिंग पे इतना ज्यादा वर्क करने की अभी जरूरत नहीं है। जितना भी लिखो बस साफ सफाई से लिखो भाई। ऐसा नहीं है कि कहीं पे इंक के धब्बे हो रहे हैं तो कहीं पे बस कट करके लिखा हुआ है, ठीक है। आपने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, अब मुझे इसको कैंसिल करना है तो उसको भी कट करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। फिर मुझे इसको इस तरीके से कट करके ब्रैकेट करना है, तो ये काइंड ऑफ क्लीन दिखेगा, है ना। ऐसा नहीं कि बस सो एनी ऑफ, है ना, अरे अरे ये नहीं, ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर आपकी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, जब भी आप चीजों को लिखते हो नीटनेस होनी चाहिए। दूसरी चीज, अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स, ठीक है। जनरली हम पैराग्राफ्स में लिखना अवॉइड करते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा एक क्लियर पिक्चर नहीं दे पाता है। वो एक ये इंप्रेशन देता है कि भाई आपको नहीं पता तो आप काइंड ऑफ उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो वर्ड्स के बीच में या ऐसा कुछ, है ना, या सिर्फ कॉपी भरने के लिए इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो वैसे एक इम्पैक्टेड डालता है यूजुअली। लेकिन अधिक कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो पैराग्राफ में ही लिखे जाएंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन कई 99% केसेस में हम अवॉइड करते हैं पैराग्राफ्स में लिखना। कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम पॉइंटर्स के फॉर्म में, पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखें आंसर को, ठीक है। हमें आंसर कैसे लिखना है? पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना है। पॉइंटर्स के फॉर्म में लिखना आपका कॉन्फिडेंस शो करता है, क्लैरिटी लेकर आता है, कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में एग्जामिनर को भी हेल्प करता है। और भाई जितना उनको कम टाइम लगेगा आपकी कॉपी वैल्यूएट करने में, उतना ज्यादा एक अच्छा इंप्रेशन जो है वो यहाँ पे आपका क्रिएट होगा, ठीक है। सो पॉइंटर्स के फॉर्म में आपको लिखना है। जहां पे भी जरूरत है वहां पे आपको डायग्राम्स का यूज करना है। डायग्राम्स यहाँ पे मैप्स हो सकते हैं, डायग्राम्स यहाँ पे आपके फ्लो चार्ट्स हो सकते हैं, लेकिन कहीं पे भी किसी भी तरीके का फ्लो चार्ट बनाना, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। जब फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स लिखने हैं तो अलग तरह का फ्लो चार्ट यूज किया जाता है, जब स्टेजेस को शो करना है तो अलग तरह का फ्लो चार्ट यूज किया जाता है, जब हायरार्की को शो करना है तो अलग तरह का फ्लो चार्ट यूज किया जाता है। सो यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इज अ वेरी गुड form of presenting your answer, लेकिन you have to choose wisely that what kind of पिक्चर्स और फ्लो चार्ट्स आर टू बी यूज्ड। हर जगह पे फिल नहीं करना है, जहां जरूरी है वहां पे करना है, ठीक है। किस तरीके का चूज कर रहे हो फ्लो चार्ट या डायग्राम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, हमारे अपकमिंग सेशंस में हम इसके ऊपर भी एक डिटेल सेशन लेके आएंगे कि आपको किस तरीके की फ्लो चार्ट्स को किस तरीके के क्वेश्चंस में यूज करना है, ठीक है। कैसे ये आप चूज करो, इन सारी चीजों के ऊपर हम वीडियोस जो है वो लेके आएंगे जिससे कि आप अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर बना पाओ। दूसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा वो हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स जो हैं, मतलब बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स जो है एक्चुअली उनको अवॉइड करो। सिंपल लैंग्वेज लिखो, वोकैब्युलरी का कोई कंपटीशन नहीं है यहाँ पे। आप जितनी सिंपल लैंग्वेज लिखोगे उतनी क्लैरिटी आपके आंसर में रहेगी, ठीक है। सो लेट द लैंग्वेज बी वेरी सिंपल। अवॉइड यूजिंग दी शॉर्ट फॉर्म्स, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करने,
ये सी यू मैसेजेस में लिखते हो ना इस तरीके से, ये चीज नहीं चलेगी भाई एग्जाम में। गलती से भी ऐसा कुछ कर मत देना आप लोग, ठीक है। तो अभी से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करो, क्योंकि यूजुअली मोबाइल में मैसेजेस लिखते लिखते ये हमारी हैबिट में आ गया है कि हम यहाँ पे कुछ भी शॉर्ट फॉर्म्स लिख देंगे या फिर कुछ भी स्लैंग्स का यूज कर देते हैं। ये चीज एग्जाम में गलती से भी नहीं होनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग दी शॉर्ट फॉर्म्स, ओके। नेक्स्ट इज बहुत सारे कलर पेन्स यूज नहीं करने, आप सिंगल कलर पेन यूज करोगे, ठीक है। एक या दो कलर्स में ही आपका काम जो है वो हो जाएगा। बहुत ज्यादा मल्टीपल कलर्स के पेन्स यूज नहीं करने हैं डेफिनेटली। क्राफ्ट वर्क नहीं है ये हमारा सिंपल एग्जामिनेशन है। सो एक्चुअली होता क्या है कि इससे ना दिस इज लाइक नॉट गोइंग टू क्रिएट अ वेरी गुड इंप्रेशन। आप ना सजाने से ज्यादा कंटेंट पे ध्यान दोगे तो दैट वुड बी लाइक मोर बेटर। दूसरी चीज ये है कि इससे आपका काफी ज्यादा टाइम भी बचेगा, है ना। और हमारे लिए कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, इसीलिए हम कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करें, ठीक है। एटलीस्ट हर क्वेश्चन में हम अटेम्प्ट तो जरूर ही करके आए, तो ये हमारी कोशिश यहाँ पे रहनी चाहिए। सो गाइज, दीज वर सम ऑफ दी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे कि आप अपने आंसर को और ज्यादा बेहतर बना सकते हो। ये छोटा सा वीडियो है उन जनरल मिस्टेक्स को लेके जो यूजुअली हम सब लोग कर देते हैं पता होने के बाद भी। तो दिस वाज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ यू कि यही सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो यूजुअली करते हैं उनको नहीं करना है। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी आंसर्स लिखोगे या प्रैक्टिस करोगे तो इन चीजों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, और देखो कैसे जादू से आपका आंसर जो है वो और भी ज्यादा उसकी क्वालिटी एनहांस हो जाएगी, ठीक है। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर नाउ। जल्दी आएंगे ऐसे और वीडियोस के साथ में जो हेल्प करेंगे आपको आपके आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए। सो signing off, and all the best to all of you. Thank you everyone, have a nice day.